Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is next video in the series of previous year questions UGC NET English Literature. Let's see the first question of today's video. In Paradise Lost, Milton invokes his heavenly muse Urania at the beginning of which two books? Paradise Lost के बुक 1, 4, 9 एंड 7 यहाँ पे दिए हैं. इसमें से दो बुक में मिल्टन ने क्या किया है, अपनी हेवनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक किया है. अब वो कौन से दो बुक हैं? राइट ऑप्शन इज 1 ए एंड डी, बुक 1 एंड बुक 7. पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश हुआ था. 12 बुक्स हैं इसमें. ये एपिक पोएम है ब्लैंक वर्स में जॉन मिल्टन की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नीड टू बी addressed by pedagogy of language in general and English in particular. तो इसमें से बताने हैं कि एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कल्चरल डिफ्यूजन के दो एस्पेक्ट्स बताने हैं. तो वो कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं जो एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 बी एंड सी, मल्टी डायरेक्शनलिटी, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव. तो ये दो ऑप्शन राइट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीटेक्स पिरामिड? तो यहाँ पे फ्रीटेक्स पिरामिड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. और विच इज़ द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज 1 एनालिसिस ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ड्रामा. तो फ्रीटेक्स पिरामिड के कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे जो फ्रीटेक्स पिरामिड में बताया गया है वो क्या बताया गया? ड्रामा के जो प्लॉट होते हैं उसका एनालिसिस किया गया है फ्रीटेक्स पिरामिड में. थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं फ्रीटेक्स पिरामिड के बारे में. फ्रीटेक्स पिरामिड डिवाइज बाय 19th सेंचुरी जर्मन प्ले राइट गुस्टाव फ्रीटेग. ये 19th सेंचुरी में ये टर्म डिवाइज किया गया था. और किसने किया था? गुस्टाव फ्रीटेग्स ने, जो कि जर्मन प्ले राइट है. फ्रीटेक्स पिरामिड इज द पैराडिगम ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर आउटलाइनिंग द 7 की स्टेप्स इन सक्सेसफुल स्टोरी टेलिंग. फ्रीटेक्स पिरामिड क्या बताता है? ये जो आउटलाइनिंग स्ट्रक्चर होते हैं ड्रामा का उसका एक तरह से एग्जाम्पल है, नमूना है. फ्रीटेक्स पिरामिड में 7 की स्टेप्स बताए गए जो कि किसी भी सक्सेसफुल ड्रामा या स्टोरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो कौन कौन सी 7 स्टेप्स हैं? एक्सपोजिशन, इंसाइटिंग, इंसिडेंट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, रिसोल्यूशन एंड डिनोमेंट. तो ये 7 की स्टेप्स हैं जो कि ड्रामा के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है फ्रीटेक्स पिरामिड. और इसी के बेस पे ये आपका ऑप्शन 1 सही होता है, एनालिसिस ऑफ द प्लॉट ऑफ ड्रामा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स? द टॉटलर, द स्पेक्टेटर, द एग्जामिनर, द रिफ्लेक्टर. तो ये 4 पीरियोडिकल्स हैं और इनकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 ए बी सी डी, मीन्स जिस सीक्वेंस में वही इनकी क्रोनोलॉजी है. द टॉटलर, द स्पेक्टेटर, द एग्जामिनर, द रिफ्लेक्टर. लेट्स सी डिटेल अबाउट देम. द टॉटलर 1709 में ये अपीयर्ड हुआ था. ब्रिटिश लिटरेरी और सोसाइटी जर्नल है रिचर्ड स्टील की. 2 ईयर्स के लिए ये पब्लिश्ड हुआ था. थ्राइस वीकली पब्लिश्ड होता था और 2 ईयर्स में 271 इश्यूज इसके आए थे. पहली 64 इश्यूज़ के बाद इसको रिचर्ड स्टील ने ड्रॉप कर दिया था, फिर इसको स्टार्ट किया था. फीचर्ड कल्टिवेटेड एसेज ऑन कंटेम्प्रेरी मैनर. इसमें क्या होते थे? जो कंटेम्प्रेरी मैनर होते थे उस टाइम के, उसके बारे में कुछ इसमें एसेज पब्लिश्ड होते थे द टॉटलर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द यूनेस्को डेफिनेशन अ पैम्पलेट इज एन अनबाउंड पब्लिकेशन दैट इज नॉट अ पीरियोडिकल एंड कंटेन्स. यूनेस्को ने डेफिनेशन दी थी पैम्पलेट को लेकर कि पैम्पलेट को, जो पैम्पलेट होता है उसे किस बेस पे हम पैम्पलेट की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को डेफिनेशन, राइट ऑप्शन इज 1 नो फीवर देन 5 एंड नो मोर देन 48 पेजेस. तो यूनेस्को के डेफिनेशन के अनुसार पैम्पलेट में कम से कम 5 पेज होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 48 पेजेस. Let's see a little bit detail about pamphlet. It is a light brief booklet. और यूनेस्को ने इसके बारे में कहा था कि it is an unbound publication that is not a periodic and contains
ये अनबाउंड पब्लिकेशन होता है और ना ही पीरियोडिक होना चाहिए ये, और इसमें कम से कम 5 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 48 पेजेस होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी कवर। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, शॉर्ट अनबाउंड और लूजली बाउंड बुकलेट्स वर कॉल्ड पम्पलेट। तो जब प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था तब से जो भी छोटे से बुकलेट्स के जो पम्पलेट्स होते हैं बुकलेट्स की तरह होते हैं, जो अनबाउंड या लूजली बाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द W.M. ठाकरे's नॉवल हैज़ द फॉलोइंग एज द क्लोजिंग सेंटेंस। यहाँ W.M. ठाकरे के 4 नॉवल हैं और इसमें से किसी एक नॉवल में ये सेंटेंस होगा, क्लोजिंग सेंटेंस होगा, और क्लोजिंग सेंटेंस इज विच ऑफ अस इन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज़ हिज डिजायर और हैविंग इट इज सेटिस्फाइड। तो ये सेंटेंस है, क्लोजिंग सेंटेंस है, और इन्हीं में से किसी एक नॉवल की ये क्लोजिंग सेंटेंस है। राइट ऑप्शन इज 3, वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर का क्लोजिंग सेंटेंस है विच ऑफ अस इन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज़ हिज डिजायर और हैविंग इट इज सेटिस्फाइड। वैनिटी फेयर W.M. ठाकरे का नॉवेल है। ये सभी चारों ऑप्शन W.M. ठाकरे का है, बट वैनिटी फेयर को बिलोंग करता है ये सेंटेंस। लेट्स इन डिटेल अबाउट W.M. ठाकरे। ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ऑथर एंड इलस्ट्रेटर है। ही इज़ नोन फॉर हिज सैटारिकल वर्क्स। तो इनको स्पेशली इनके सैटारिकल वर्क्स के लिए जाना जाता है, और उसमें भी स्पेशली वैनिटी फेयर जो कि 1848 में आया था, ये नॉवेल है। इसमें इन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश सोसाइटी का इन्होंने पैनोरामिक पोर्ट्रेट किया है वैनिटी फेयर में। 1844 की नॉवेल है द लक बेरी ऑफ लिंडेन वॉज एडॉप्टेड फॉर अ फिल्म बाय स्टैनली कुब्रिक। तो ये द लक ऑफ बेरी लिंडेन की स्टोरी को फिल्म के लिए अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा, स्टैनली कुब्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ की क्रिटिकल टर्म्स। तो यहाँ पे 4 की क्रिटिकल टर्म्स दिए गए हैं और इनकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है इनके फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। तो राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन 2, द अनकॉन्शियस लैंग्वेज हेरसे ऑफ पैराफ्रेज डिफरेंस। इनकी डेट देख लेते हैं। द अनकॉन्शियस लेट 18th सेंचुरी में ये ऑकर हुआ था, मीन्स ये फॉर्मुलेट हुआ था टर्म। लैंग्वेज 1907 से 1913 में, हेरसे ऑफ पैराफ्रेज 1949 में, डिफरेंस टर्म कॉइंड हुआ था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव्स। इसमें से 2 वर्क हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव्स हैं। तो राइट ऑप्शन इज हियर 2, बी एंड सी, मिटलेस डेज, प्रिजन एंड चॉकलेट केक। लेट्स सी इन डिटेल अबाउट देम। मिटलेस डेज 1989 का वर्क है सारा सुलेरी गुड ईयर की। इन दिस फाइनली रॉट मेमोयर ऑफ लाइफ इन पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान। इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान के जो लाइफ है उसकी गढ़े हुए जो यादें हैं उसके बारे में लिखा गया है। सुलेरी इंटरवाइंस द वायलेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की जो वायलेंट हिस्ट्री है उसको मेंशन किया है। प्रिजन एंड चॉकलेट केक 1954 बाय नयनतारा सहगल। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेमे पंडित एंड नीस ऑफ नेहरू हु रिसीव पार्ट ऑफ हर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नयनतारा सहगल का वर्क 1954 में आया था। ऑटोबायोग्राफी है ये मेमे पंडित और नीस ऑफ नेहरू, नेहरू की भतीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो भतीजी है उनके बारे में। नयनतारा सहगल उनकी नीस है। हु रिसीव्ड पार्ट ऑफ हर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। तो इन्होंने अपने एजुकेशन कुछ हद तक यूएस में भी कंप्लीट किया था। कांतापुरा 1938 नॉवेल बाय राजा राव। द स्टोरी ऑफ हाउ गांधीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश केम टू अ टिपिकल विलेज कांतापुरा इन साउथ इंडिया। 1938 का नॉवेल है राजा राव का। इसमें स्टोरी दिखाई गई है कि जो गांधी जी की फ्रीडम स्ट्रगल थी वो कैसे एक छोटे से गांव में आता है साउथ इंडिया के, दैट इज़ कांतापुरा में। कैरेक्टर हैं चक्का, बड़ा खान, भट्टा, रंगम्मा, रत्ना, मूर्ति, मिस्टर स्केफिंगटन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 का वर्क है अरुंधति रॉय का नॉवेल है। ये डेब्यूट नॉवेल है, इनकी फर्स्ट नॉवेल है। फैमिली ड्रामा नॉवेल है, साइकोलॉजिकल फिक्शन इसमें है। A story about the childhood experiences of fraternal twins whose lives are destroyed by the love loss prevalent in 19
1960s केरला इंडिया। इसमें दो जुड़वा भाइयों की स्टोरी बताई गई है जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है लव लॉस की वजह से, जो कि प्रिवेलेंट था 1960s के दौरान केरला में, इंडिया में। कैरेक्टर है इसका LUT, अमाची, राहेल, अम्मू, बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस एमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, लॉर्ड बेंटिंग। तो इन्होंने ही वो रेजोल्यूशन पास किया था, लिटरेचर और साइंस, मतलब यूरोपियन लिटरेचर और साइंस की स्टडी की जाएगी, उसी का नॉलेज दिया जाएगा इंडियन लोगों को। तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, लॉर्ड मैकाले ने वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था लॉर्ड बेंटिंग के सामने। वो प्रपोजल रखा था कि जो 1 लाख रुपीज़ है वो यूरोपियन लिटरेचर और साइंस में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, न कि यहाँ की लोकल जो नॉलेज है उसको देने में, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए एजुकेशन। तो बहुत ही ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी एट द टाइम। 1933 या 35 की ये है, लॉर्ड मैकाले की माइनोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कैरेक्टर नेम्ड हेक्टर। तो इसमें से वो कौन सा वर्क है जिसमें हेक्टर नाम का कैरेक्टर है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये विलियम शेक्सपियर की वर्क के 1609 में आया था। प्रॉब्लम प्ले है। At Troy during the Trojan War, Troilus and Cressida begin a love affair. Cressida is forced to leave Troy to join her father in the Greek camp. तो ट्रॉय में जब ट्रोजन वॉर चल रहा था तो उस समय ट्रोइलस और क्रेसिडा से रिलेटेड ये स्टोरी है, जिसमें क्रेसिडा को फोर्स किया गया था कि वो ट्रॉय छोड़ दे और अपने फादर के कैंप, ग्रीक कैंप को ज्वाइन कर ले। इसमें कैरेक्टर्स थे ट्रोइलस, क्रेसिडा, पंडारस, थेरसिटा, अकीलेस, पेट्रोक्लस, कैल्चियस, यूलिसिस, हेलेनस, एंड्रोमेक एंड हेक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ट्रोइलस और क्रेसिडा के। इसी से मिलता जुलता एक पोएम लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, जॉफ्री चौसर ने 1380s के मिड में। ये पिक पोएम है ट्रोइलस क्रेसिड करके इसका टाइटल है जॉफ्री चौसर का, जिसमें इन्होंने रिटेल की है ट्रेजिक स्टोरी ट्रोइलस एंड क्रेसिड की। मतलब इन्होंने ट्रोइलस और क्रेसिड की जो ट्रेजिक स्टोरी है उसको फिर से कहने की कोशिश की है ट्रोइलस और क्रेसिड नाम के पोएम में, एपिक पोएम में। सेट अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ वॉर ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। इसकी सेटिंग ट्रॉय के सीज के टाइम हुआ था। इट वॉज रिटन इन राइम रॉयल। राइम रॉयल जो कि 7 लाइन स्टेंजा है उसी में लिखा गया है, और राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस चौसर ने ही किया है। तो जो ट्रोजन वार है और ट्रॉय है कि बहुत ही हिस्टोरिकल ये पॉपुलर है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं, पोएम, प्लेज, बहुत। पायर्स प्लॉमेन। पायर्स प्लॉमेन क्या है? एलिगोरिकल नरेटिव पोएम बाय विलियम लैंगलैंड। तो ये एलिगोरिकल नरेटिव पोएम है विलियम लैंगलैंड की। इट इज़ रिटेन इन अनराइम्ड alliterative verse divided into sections called passages. अनराइम्ड है ये पायर्स प्लॉमेन पोएम, और alliterative verse से मीन्स alliteration का खूब सारा यूज़ हुआ है इसमें, और सेक्शंस में डिवाइड है और उस सेक्शंस को पैसेज कहा जाता है। द सी फैरर, एन ओल्ड इंग्लिश पोएम गिविंग अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ अ मैन एलोन ऑन द सी। ये ओल्ड इंग्लिश पोएम से रिलेटेड है द सी फैरर। इसमें फर्स्ट पर्सन में जो भी बातें कही गई है फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया गया है, और एक पर्सन के एक आदमी जो कि अकेले ओशन में है, सी में है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 124 लाइन्स फॉलोड बाय द सिंगल वर्ड अमीन। इसमें 124 लाइन्स है और अमीन वर्ड इस फॉलो करता है। वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, और ये एलिजी के फॉर्म में है। जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, उसी में से एक है द सी फैरर। बीवुल्फ, एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम इन द ट्रेडिशन ऑफ जर्मनिक हीरोइक लीजेंड कंसिस्टिंग ऑफ 3182 अलिटरेटिव लाइन्स। ये भी ओल्ड इंग्लिश पोएम है बीवुल्फ, और इसमें जर्मनिक हीरोइक लीजेंड के बारे में कहानी है। एपिक पोएम है। 3182 इसमें लाइन्स हैं,
अलिटरेटिव है, ये भी अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफन ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, बी यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओल्ड इंग्लिश पोएम में से, और साथ ही बहुत ज़्यादा ये ट्रांसलेटेड, इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। इसकी सब्जेक्ट क्या है? द बैटल ऑफ बीउल, बीउल का बैटल जो है, युद्ध है, वही इसका सब्जेक्ट है, और इसका हीरो गिटिस है। इसमें उसके यूथ और ओल्ड एज के बारे में बताया गया है बीवुल्फ में। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। और ये अबाउट 10 क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी कुछ दिनों तक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए और लास्ट तक इसको देखा करिए। बी हैप्पी, कीप स्माइल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।